हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। हम सफ़र ही तुम हो पति को कोरोना होने के बाद क्या हुआ, संस्कृति के साथ लवली स्टोरी। अविनाश सुबह समय से उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा कर उठी। अविनाश था 2 दिन से खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से ऑफिस जाने से मना किया, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना से में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के साथ रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह परेशान थी। वहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों की अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में उनका क्या होगा, यह सोचकर वह काँप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया और अविनाश को सुबह से तेज बुखार है माँ, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू को भी कोरोना पॉजिटिव, वरना उसे ही भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तुम ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही, वरना जेठानी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना से टेस्ट कराया। डॉक्टर से पूछ कर दवाएं देती रही। इसी बीच अविनाश की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे अस्पताल में उसे मुश्किल से भर्ती किया गया। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सकते। वैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। आस पास पड़ोस में कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब बहाने बना लिए। अकेले संस्कृति पति की ही सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। दवा की पर्ची लेकर भागती रही। कभी डॉक्टर के पास तो गिड़गिड़ाती रही, थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना के वार्ड में ले जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति को ठीक करने की कामना करती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची पे कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं ले गई, मगर ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। वह क्या करे? बदहाश होकर वह अस्पताल के बीच बैठ गई। बगल में ही एक परेशान सा युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं कि यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ। अस्पताल तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया कि नोएडा में उसकी शॉप है और कुछ दवाएं के स्टॉक भी रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपका भी दवा लेता आऊँगा। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह हो रही है। पसीना पोंछते ही संस्कृति ने तक स्वर से कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। यह कहकर चला गया और 2-3 घंटे में लौटा। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी कि उसे दवाई मिल चुकी है। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, यही बहुत है। शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की बात नहीं है। आप पहले यह दवा मरीज को ले जाकर खिलाइए। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी।
वह अपने भाई की देखभाल में लगा था। वह संस्कृति के पति के लिए भाग दौड़ भी कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी अव्यवस्थित होती तो उसके कंधों पर सिर रख के रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो प्रतीक लेकर आता। संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ़ के दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों में इस संबंध को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने चला गया। पूरे कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा। उस दिन संस्कृति ने पूछा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ न, ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर अविनाश ने कुछ नहीं बोला। और पहली बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हम दोनों हमसफ़र नहीं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ती गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी थी। कई वेंटिलेटर ख़राब हो चुके थे। बदहाश की संस्कृति ने प्रतीक को फ़ोन की और पता लगाया कि उसके भाई को भी कहीं शिफ्ट करने की नौबत आ गई। आप चिंता न करें संस्कृति, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढाढ़स बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया और प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधते हुए गले से संस्कृति इतना कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों, परिचित सबको देख लिया। इस समय कठिन में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आप ही हैं जिसने 3 दिन पहले मैं जानती थी। आज लगता है ऐसे कि बिना आपके मैं रह भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागा दौड़ और परेशानियों के बीच केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे। अविनाश की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है और वह रोने लग गई। प्रतीक ने जितना हो सका उसका धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति की अंतिम विदाई कैसे करे, उसके विदाई की व्यवस्था कैसे करे। इस वक्त भी प्रतीक उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले
उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का इंतजाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ आया। संस्कृति लगातार रो रही थी, हाथ पैर काँप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब उसने चाय पानी की व्यवस्था की। संस्कृति को नहाने और दाल चावल बनाने लगा। संस्कृति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी फल दूध आदि की व्यवस्था की। इंतजाम कर और सत्वाना देकर वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद संस्कृति थोड़ी सामान्य हुई तो पति की मौत के सदमे से उबरी तो प्रतीक की याद आई। रब बन चुका था, उसने पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है और क्या। बस एक फ़ोन नंबर था जो उसने मिलाया और वो नंबर भी बंद आ रहा था। संस्कृति घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी मगर ऐसा नहीं हो सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उसे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक थे। प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम कर प्रतीक को खोजने लगी क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठते थे। फिर उसे खोजती हुई कैंटीन में गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर प्रतीक कहीं नज़र नहीं आया। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे, वह प्रतीक को कैसे ढूंढे। तभी उसे वह नर्स नज़र आई जिससे संस्कृति की जान पहचान हो गई थी। संस्कृति के पति को देखकर वही नर्स करती थी। संस्कृति उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृति दौड़कर नर्स के पास गई और नर्स से पूछा, दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम नहीं बचा पाए। जो लिखा था वह हो गया। और बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125 पर। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं। माँ भी उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेम्प्ट रूम में नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद संस्कृति पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी निभाना, उसके ऊपर डॉक्टरों की तबीयत भी हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम का वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इसी बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू में ले जाकर भर्ती करना पड़ गया। इसके लिए अस्पताल के कलर्स
ने उसके आगे एक और फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रही, फिर वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया और क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। दो दिन बाद जब आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार हुआ और वो कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट में नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक संस्कृति ने ही खाना पीना और नींद भूल कर भी दिन रात प्रतीक की सेवा करती रही और उसकी देखभाल करती रही। डिस्चार्ज वाले दिन सुबह वह बहुत खुश था। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका और संस्कृति ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन की कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसीलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। करीब 10 दिन संस्कृति ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश करने का प्रयास करती रही। मगर संस्कृति, लोग क्या कहेंगे? संस्कृति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रतीक भली भांति पूरा कर सकता था। पति के जाने के बाद भला उसके साथ कौन था? वह इसके गम में ही थी। और तभी प्रतीक का ख्याल आया। मगर संस्कृति, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है? प्रतीक, जब मुझे ज़रूरत थी तो लोगों ने मेरी मदद के लिए आगे आए थे, नहीं ना? उस वक्त तुम मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। संस्कृति ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रतीक से कहा कि प्रतीक, तुम अच्छे हो जाओ। मुझे लगता है संस्कृति, अब यह बात करना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर और कोई मेरा ख्याल नहीं रह सकता। यह कर प्रतीक ने संस्कृति को गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी कहानी को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय दोस्तों, अगली कहानी सुनने के लिए।